यूपी के हाथरस में 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? नारायण साकार हरि या फिर उसके सेवादार? बाबा नारायण साकार हरि फरार है, लेकिन हाथरस में सत्संग के पंडाल को शमशान में बदलने वालों तक अब पुलिस पहुंचने लगी है। बाबा के 6 सेवादार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जो बाबा के आदेश पर काम करते थे। कौन से ये सेवादार, सत्संग के दौरान इनकी ड्यूटी क्या होती थी? ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बाबा के 6 सेवादार गिरफ्तार, क्या था इनका किरदार? बाबा के 6 सेवादार कौन हैं? सत्संग में इनकी क्या ड्यूटी थी? सत्संग में बाबा इन्हें ही क्यों अपने साथ रखता था, इसका पता चल गया है। बाबा अपने साथ कुछ खास लोगों को ही रखता था। बाबा कुछ खास लोगों पर ही भरोसा करता था। बाबा नारायण साकार हरि का राज इन्हीं खास सेवादारों को पता था, इसलिए बाबा का सत्संग जहां भी होता था, उसके आयोजन का जिम्मा इन्हीं लोगों की होती थी। प्रशासन से परमिशन लेना हो या फिर सत्संग की जगह की तलाश हो, बाबा के सेवादार ही तय करते थे। पंडाल, बिजली, लाउडस्पीकर का जिम्मा भी इन्हीं सेवादारों पर ही था। बाबा के लिए भीड़ इकट्ठा करना, बाबा के लिए भीड़ से चंदा वसूलना, बाबा के लिए लॉकेट, कैलेंडर और दूसरे सामानों की बिक्री भी यही सेवादार करते थे। और तो और नारायण साकार हरि को चमत्कारी या महिमा मंडित भी यही लोग करते थे। इन सब के लिए बाबा ने अपनी एक सत्संग आयोजन समिति बना रखी थी। इसमें 78 सदस्य हैं, जिसकी गवाही हाथरस में सत्संग परिसर में लगा ये पोस्टर दे रहा है। हाथरस में भगदड़ के बाद से ही सभी फरार हैं, लेकिन योगी की पुलिस से बचना नामुमकिन है। पुलिस अभी तक 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मैनपुरी से राम लड़ैते, फिरोजाबाद से उपेंद्र सिंह यादव, हाथरस से मेघ सिंह, मुकेश सिंह, मंजू यादव और मंजू देवी शामिल हैं। ये सभी उस आयोजक समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने हाथरस में सत्संग का आयोजन किया था। लेकिन भगदड़ मचने के बाद सभी सभा स्थल को छोड़कर न सिर्फ फरार हुए, बल्कि किसी ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को नहीं दी। पकड़े गए सभी सेवादारों की जिम्मेदारी अलग अलग थी। किसी के पास भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी, तो किसी के पास भीड़ से चंदा उगाही की, तो किसी को बैरिकेडिंग से भीड़ नियंत्रण करने की। पंडाल, बिजली, जनरेटर, गाड़ियों की पार्किंग, रास्ता बनाना और साफ सफाई की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर थी। गिरफ्तार मेघ सिंह पर पार्किंग, तो मुकेश कुमार पर प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी थी। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराबाद से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है, तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं, और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। गिरफ्तार सेवादारों का नाम हाथरस के फुलराई गांव में हुए सत्संग सभा में लगे बोर्ड पर आज भी मौजूद है। सबसे ऊपर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, जो फरार है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। इसके बाद मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव और मंजू देवी, इनके भी नाम इस बोर्ड पर मौजूद है। और जब नारायण साकार हरि के सेवादारों पर कानून का डंडा चला, तो सेवादार अब बोल रहे हैं कि ये सब बाबा का हथकंडा है। हाथरस के कचौरा गांव से पुलिस मंजू यादव और मंजू देवी नाम के 2 सेवादारों को गिरफ्तार की और इसे 2 मंजिला मकान में मंजू देवी रहती थी। घर के बाहर गेट पर ही नारायण साकार हरि की तस्वीर लगी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि मंजू देवी सूरजपाल उस नारायण साकार हरि को कितना मानती है। मंजू देवी का पति बेंगलुरु में काम करता है और हाथरस में मंजू देवी अपने मां और भतीजी के साथ रहती थी।
हाथरस हादसे में यूपी पुलिस ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनमें से कचौरा गांव के 2 महिलाएं हैं जो कि सेवादार थी और एक के घर के बाहर हम मौजूद हैं। ये मंजू देवी का घर है और मंजू देवी को भी जो है यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देखिए कि मंजू देवी के मेन गेट पर जो है बाबा की बड़ी सी एक फोटो लगी हुई है और अंदर भी जो है घर में फोटो लगी है। हमने बात करने की कोशिश की तो घर के अंदर जो है उनकी भतीजी और उनकी माताजी हैं जिन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें मीडिया से कोई भी इस मामले पर बात नहीं करनी। हालांकि हमने उनसे बिना कैमरे के जब बात की तो उनका कहना था कि अकेली मंजू देवी क्या 2.5 लाख की भीड़ को रोक सकती थी। मंजू देवी का कोई कसूर नहीं है, ये उनकी माताजी का कहना था। उनकी बेटी का कोई दोष नहीं है और पुलिस ने निर्दोष जो लोग हैं उनको जो है गिरफ्तार किया है, ऐसा दावा है मंजू देवी के परिवार का। फिलहाल मंजू देवी का परिवार इस पूरे मामले पर कैमरे पर तो कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन बिना कैमरे के लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहा है। फिलहाल मंजू देवी करीब 15 सालों से नारायण साकार हरि से जुड़ी हुई थी। पूर्वी यूपी में जहां भी बाबा का सत्संग होता था, मंजू देवी आयोजन समिति की सदस्य होने के नाते जाती थी। मंजू देवी की ड्यूटी महिलाओं के बीच लगाई जाती थी। हाथरस में 123 लोगों की मौत के बाद भी मंजू देवी और उसका पूरा परिवार बाबा को नहीं बल्कि भीड़ और प्रशासन को दोष दे रहा है। तो बेटी को क्यों गिरफ्तार किया? क्यों गिरफ्तारी? कब से जुड़ी हुई थी इस आश्रम के साथ? 20 साल से जुड़ी हुई थी। क्या वो इसी तरीके के सत्संग ऑर्गेनाइज करती थी? मैं कबो ना बहू की बहू है। पुलिस मिली कहाँ हमें? अच्छा तो कब लेके गए पुलिस वाले बेटी को? बाबा क्या चमत्कार दिखाते थे? हम नहाए जहाँ पे कुंडी खटखटाए के और निकाल ले गए। बस हम नहाए जहाँ पे। आप भी सत्संग में जाती थी? हाँ, हम जाते हैं। हाथरस से पुलिस 2 मंजू नाम की महिलाओं को गिरफ्तार की। दोनों मंजू एक दूसरे को जानते भी हैं और नारायण साकार हरि के सत्संग में भी एक साथ हाजिरी लगाने भी जाती थी। इंडिया टीवी की टीम मंजू देवी के बाद मंजू यादव के घर भी गई, परिजनों से भी मिली और परिजनों ने बाबा मंजू यादव और मंजू देवी के बारे में जो खुलासा किया वो सुनी। जी ये बताइए कि मंजू जी के को पुलिस कब लेकर गई, क्या बताया उन्होंने पूरे, और इस हादसे के बारे में क्या कहें? मंजू जी को ये परसों ले गए थे सुबह 5 बजे। उसके बाद दोपहर में इनसे पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया कि आप कोई वो दिक्कत नहीं, आप घर जाओ। उसके बाद इनसे किसी उसकी अधिकारी की बात हुई है मोबाइल से 1 घंटे के करीब। उसके बाद दोबारा में फिर सुबह पुलिस आई है, दोबारा उनको लेके। उसके बाद इन लोगों ने ये नहीं बताया क्या धारा है क्या है, कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ चालान बता रहे, चालान कर दिया हमने। हम लोग गए तो उन्होंने कह दिया चालान कर दिया। गिरफ्तार कर दिया। हाँ। और कह रहे जेल भेज दिया हमने। उसके बाद किसी से कोई मुलाकात नहीं, उनकी नहीं कोई मतलब है। और ये कोटा इनों का तो कोटा डीलर है दोनों, मंजू यादव ये भी और वो भी पार्टनर है दोनों। अब ये पता नहीं है, ये उस दिन तो यहाँ रही है 2 तारीख को, कोटा भी बटा है, उसकी अंगूठा भी लगा है। अब ये तो जानकारी करनी। हाँ 2-3-4 बार जो गई है। वैसे हमारे मोहल्ले से कोई व्यक्ति नहीं जाता, यही एक महिला है। ये कैसे आ गई ये पता नहीं है। एक और यहाँ हमारे दुकान है बाहर, वो भी कभी कभार जाता है लड़का, और वो ही रहा इसका मेन। उसने यहाँ से इधर उधर से लोगों को इकट्ठा किया। तो ये बताइए कि कभी बताया मंजू यादव ने कि आप लोगों को कि भाई बाबा के सत्संग में क्या कुछ बता, क्यों जाती? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं बताया। परिवार का और कोई सदस्य नहीं जाता? कोई नहीं जाता। कि जो हाथरस में पूरी घटना हुई 121 लोग मर गए, उसमें जो है आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया मंजू यादव। ये तो निर्दोष है, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए इनका। तो वैसे बाबा का आरोप होना चाहिए, बाबा को आरोपी बनाना चाहिए। क्यों बाबा को क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि बाबा की भीड़ है, इन लोगों की भीड़ थोड़ी है। मंजू यादव के परिजनों ने जिस शख्स पर मंजू को नारायण साकार हरि के सत्संग से जोड़ने का आरोप लगाया, इंडिया टीवी की टीम उसके पास भी गई। वहां जो दिखा वो हैरान करने वाला था। दुकान में नारायण साकार हरि और उसकी पत्नी की तस्वीर दिखाई दी, लेकिन जैसे ही इंडिया टीवी की टीम हाथरस हादसे पर सवाल दागी, नारायण साकार हरि के समर्थक ने तुरंत इसके लिए प्रशासन को दोषी करार दे दिया। जिस कचौरा गांव से उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, इस वक्त हम उसी गांव में मौजूद हैं, एक दुकान में। और क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, ये बाबा की फोटो लगा रखी है नारायण साकार हरि की, तो आप लोग मानते हैं, विश्वास है आपका? विश्वास का? हाँ विश्वास है। तो ये पूरा हादसा हुआ, बता रहे हैं कि ये महिलाओं को भी आपने ही जोड़ा था बाबा के आश्रम से? मतलब किन्ने जोड़ा? नहीं।
गिरफ्तार हुई हैं? नहीं नहीं, हमने नहीं जोड़ा, हमारे पिताजी जाते थे। तो पिताजी के साथ जाती थी? पिताजी ना, जे दूसरे गांव के, जे दूसरे गांव के, हम दूसरे गांव के, ऐसे करके और जाते रहते क्षेत्र में। तो इसलिए कितना चंदा दिया था आपके पिताजी ने आश्रम? चंदा पंदा कुछ नहीं दिया। 1 लाख रुपए बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए चंदा दिया था? कोई दिखा दे। पिताजी का पिताजी का नाम रामजी लाल। कोई चंदा फंदा नहीं। तो ये ऐसी, तो क्या बताते हैं बाबा, क्या कर बाबा ये बताते कि सही रास्ता बताते हैं, मानवता के तहत अच्छा मार्ग बता रहे हैं। मानव से प्रेम करना, बिगड़ी मानवता जोड़ना, अनेकता में एकता लाना, मानव की सच्ची सेवा में। ये देखिए, ये इनकी भक्ति का स्तर है कि अभी भी बाबा को दोषी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बाबा का एक जो है बड़ा सा मंदिर इन्होंने अपनी दुकान में बनाया हुआ है और जिसमें बाबा की तस्वीर लगी है, उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई है। बाबा जो है सूट बूट और टाई पहनकर बैठे हुए हैं। हाथरस से पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें मेघ सिंह भी है और ये मेघ सिंह का घर है। मेघ सिंह हाथरस नगर पालिका में नौकरी करता था और इसी साल 31 जनवरी को रिटायर हुआ है, लेकिन बाबा से ये सालों से जुड़ा हुआ था। रिटायरमेंट के बाद नारायण साकार हरि का फुल टाइम दरबारी बन गया था और बहुत ही कम समय में ये नारायण साकार हरि के लिए सत्संग का आयोजन करने वाली समिति में शामिल हो गया। पापा जी पानी पिला रहे थे, पीछे सत्संग में थे। सेवा में? हाँ जी सर। आप क्या कहेंगे सर, परिवार के सदस्य? फिर क्या है सर, बाद में एक सत्संग खत्म हुआ, उसके भगदड़ हो गई थी वहाँ पे। तो सारे लोग जा चुके थे, पापा जी गए नहीं, वहाँ मौके से भागे नहीं। पापा जी वहीं पे थे लास्ट टाइम तक। और जब उनको पता लगा कि भाई यहाँ से ज्यादा वो हो गया, जो सीरियस कंडीशन में 3 लोग थे, उनको अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल पहुंचाया, स्वास्थ्य केंद्र में। आपके पिता ने? हाँ जी सर। और उनको वैसे ही फंसा दिया। और मतलब उनको तो सर, मतलब पहुंचाने के बाद भी उनको, मरीजों को फिर भी उनको फंसाया जा रहा है। गलत है ना सर? तो क्या घर से ही पुलिस लेके गई उन्हें? हाँ, घर से ले गए थे यहीं से। कितने टाइम से जो है भोले बाबा के सत्संग में जाते थे मेघ सिंह जी? सर अभी जनवरी में तो 31 जनवरी को तो रिटायर ही हुए सर। उससे पहले तो हाँ, उसके बाद से ही सर गए, पहले तो नहीं गए। तो ये मेघ सिंह जी का परिवार है, उनके बेटे से हमने बात की। आप देखें तो ये उनका घर है और यहाँ पूरे परिवार के साथ रहते हैं। फिलहाल परिवार का ये कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो प्रशासन की है और प्रशासन अपनी जो है गलतियों का ठीक रहा वो उनके पिता या फिर जो दूसरे लोग पकड़े हैं उनके ऊपर फोड़ रहा है। जहां बाबा का सबसे आलीशान आश्रम है, उस मैनपुरी से भी पुलिस ने एक सेवादार को पकड़ा। पुलिस के गिरफ्त में मौजूद राम लड़ैते मैनपुरी के भानपुर गांव का रहने वाला है। राम लड़ैते छोटे किसान हैं, 10-12 बीघे में खेती है। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। बेटे की शादी हो चुकी है। ईंट का पक्का मकान तो है, लेकिन ना तो अंदर और ना ही बाहर से प्लास्टर है। कब पुलिस ने गिरफ्तार किया इन्हें? कल सुबह 4:30 बजे। कल सुबह 4 बजे। क्या कर लेकर गई थी पुलिस ने? कुछ पूछताछ कर रही है। हाँ, पूछताछ कर रही है। अच्छा, आश्रम में ये क्या करते थे? जो आश्रम में कुछ नहीं करते, आश्रम में इनको जाना ही नहीं होता। आश्रम में तो कमेटी रहती होगी, मुझे नहीं है पता। तो कमेटी के ये सदस्य वगैरह थे? ना ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये कब से अरे ज्यादा 2 साल गई हैं। 2 सालों से लगातार कुछ ना करते थे तो सत्संग में जाते। सत्संग में जाते हैं। तो क्या करते, वैसे ये करते क्या है? कुछ नहीं, सत्संग सुनते थे। कुछ सज्जन आदमी हैं, गरीब घर के हैं, उनके पास खेती थोड़ी है, अपना गुजारा करते। लड़की शादी के लिए, एक लड़का है बाहर है। हाथरस हादसे के बाद पुलिस आयोजकों के खिलाफ थाना सिकंदराराव में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के तहत मामला दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर चुकी है। हालांकि पुलिस की एफआईआर में कहीं भी बाबा नारायण साकार हरि का नाम नहीं है। उधर मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है। मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। एफआईआर की कॉपी मुझे मिल गई है और मुझे जांच एजेंसियों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर हार्ट पेशेंट हैं। उनके परिवार में से भी इस 2 जुलाई की घटना में मौत हुई है। बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं,
ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जांच एजेंसी के सामने और जो भी अपनी बात है और जो भी पुलिस जांच करना चाहती है वो करे और उनमें SIT के सामने हम पेश करेंगे उन्हें, जिससे कि आगे की प्रोसीडिंग सही हो सके। थोड़ा सा वक्त चाहिए। नारायण साकार हरि का जहां भी सत्संग होता था, सेवादार ही पूरी व्यवस्था संभालते थे। मंच के आसपास टेंट में भीड़ के बीच सेवादार ही होते थे। यहाँ पुलिस की एंट्री पर रोक होती थी। बाबा अपनी अलग सेना बना रखा था, उसका नाम पिंक आर्मी, गरुड़ सेना, ब्लैक कमांडो दिया था। यानी सत्संग परिसर में बाबा अपना कानून चलाता था। 72 घंटे से कथावाचक सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि फरार है। यूपी पुलिस उसके ठिकानों पर रेड कर रही है। जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा कस रहा है, एक एक कर बाबा के रहस्य लोक से पर्दा उठ रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा का नेटवर्क 4 स्टेट में फैला हुआ है। यूपी, MP और राजस्थान में बाबा के आलीशान आश्रम है। बाबा के पास कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब सवाल यह है कि बाबा ने 100 करोड़ का साम्राज्य कैसे खड़ा किया? बाबा के 100 करोड़ एम्पायर में कितना कैश है और कितने आश्रम हैं, और बाबा के आश्रमों के अंदर क्या है? इस रिपोर्ट में खुलेगा बाबा का हर राज। कानपुर में साकार हरि का 5 शिखर वाला भव्य आश्रम, नैनपुरी में बाबा का 4 करोड़ वाला आलीशान महल, कासगंज में कथावाचक साकार हरि का किलेनुमा आश्रम, इटावा में बाबा का करोड़ों का व्हाइट हाउस, आगरा में बाबा की 2 मंजिला कोठी, MP के ग्वालियर में भी बाबा का दिव्य दरबार। बाबा का साम्राज्य किसी शहर या किसी एक स्टेट तक नहीं है। बाबा का साम्राज्य शहर दर शहर फैला हुआ है। आलीशान आश्रम, हर आश्रम में 5 स्टार रिजॉर्ट वाली अरेंजमेंट और आश्रम में बाबा के लिए VVIP ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि का ये वो सच है जिसे उसने भक्त और भगवान की चादर से ढक रखा था। माइंड वॉश और आस्था के कारोबार से बाबा ने 1-2 करोड़ का नहीं, 20-30 करोड़ का भी नहीं, बल्कि बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। इसमें आश्रम और उसकी जमीन भी शामिल है। बाबा के इस माया लोक का बेस यूपी है। यूपी में बाबा के पास 25 से ज्यादा आश्रम है, जो गांवों में महल नुमा बनाए गए हैं तो शहरों में कोठी नुमा है। कथावाचक सूरजपाल जितना लेविश ऑन कैमरा या अपने भक्तों के सामने मंच, सड़क और सत्संग में नजर आता था, उससे कहीं ज्यादा लेविश लाइफ वो अपने आश्रमों के इन 4 दीवारी के अंदर जीता था। सूरजपाल के हर आश्रम में शान और शौकत और सुविधा का पूरा इंतजाम था। फिर चाहे बाबा उस आश्रम में आए या नहीं आए, बाबा के स्वागत की तैयारी के लिए सेवादारों की फौज हर समय तैनात रहती थी। कानपुर के इस आश्रम को देखिए। कानपुर के इस आश्रम का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। मेन गेट गोल्डन कलर का है। गेट के ऊपर 5 शिखर बनाए गए हैं। सारे शिखर गोल्डन कलर के हैं। गेट पर नक्काशी का काम किया गया है। आश्रम को ठीक वैसा ही रूप दिया गया है जैसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का है। कानपुर से इस आश्रम की दूरी 25 किलोमीटर की है। इसे बिधनू इलाके के कसुई गांव में बनाया गया है। आश्रम के बाहर बाबा साकार हरि की पूजा के लिए अलग से स्थान बनाया गया है। गेट के दोनों तरफ नारायण साकार हरि और माता जी की तस्वीर लगाई गई है। बाहर से देखने में आश्रम जितना भव्य नजर आता है, उससे कहीं ज्यादा आलीशान ये अंदर से है। कानपुर में बाबा का ये आश्रम 14 बीघे में फैला हुआ है। इसमें आश्रम का भवन 3 बीघे में बना है। 10 बीघा जमीन पर बगीचा, गौशाला और किचन है। आश्रम के अंदर जो विशाल बगीचा है, उसमें सब्जियां, फल और फूल उगाया जाता है। आश्रम के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद है जो एक 5 स्टार होटल में मौजूद होती है। आश्रम का ये मुख्य भवन है जिसका शिखर भी गोल्डन कलर का है।
आश्रम के सभी कमरों में एयर कंडीशनर लगाए गए हैं। मुख्य भवन की बालकनियों पर बड़े बड़े कूलर और पंखे लगे हुए हैं। मुख्य भवन में एक आलीशान सत्संग भवन है। सत्संग के लिए हॉल में बड़े बड़े कूलर और स्पीकर लगाए गए हैं। कानपुर में बाबा के इस आश्रम की बाउंड्री वॉल भी 14 फीट से ज्यादा ऊंची है। इस आश्रम में भी साकार हरि का नो एंट्री वाला कानून चलता है। लेकिन दो बातें बहुत दिलचस्प हैं कि 4 साल पहले यह आश्रम बना, लेकिन अभी तक बाबा एक बार भी इस आश्रम में नहीं आए। लेकिन रोजाना सेवादार बाबा के स्वागत के लिए गेट पर शुभ आगमन लिखकर बाबा का इंतजार जरूर करते हैं। दूसरा ये कि आश्रम में गांव वालों को जाने की इजाजत नहीं है। आश्रम में सिर्फ अध्यक्ष अनिल तोमर और सेवादार की एंट्री है। इस आश्रम में 10 सेवादार रहते हैं जो आश्रम की देखरेख करते हैं। हमारे गांव के अंदर आए 2, 4, 10, 20 आदमी से सलाह लिया कि यहाँ नारायण साकार हरि का धाम भाई बनवा रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपए लगना है और यहाँ ऐसा है आप लोगों गांव में काम काज होगा वो भी यहाँ से निपट जाएगा और जो भी आप लोगों का बड़ी सुविधा हो जाएगा, जो आधाएं बाधाएं दूरी हो जाएंगी सब, और आदमी का बड़ा सुख मिलेगा। सब आदमी कुछ जनता पहले इनकार की, नहीं फिर सब जनता शामिल होगी, यहाँ इसको बनवाइए भाई, बनवाने दो, अपनी कोई जर्जात तो है नहीं, ये गांव समाजी जर्जात है तो ये अपना बनवा लेने दो। क्या हमको तुमको तो सुविधा है, चोर बदमाश यहाँ लगते हैं तो वो भी भग जाएंगे यहाँ से। नारायण साकार हरि और उसके चाहने वालों का दावा है कि बाबा भक्तों से चढ़ावा या दान नहीं लेता। ऐसे में सवाल ये है कि फिर बाबा ने इतना बड़ा आश्रम कैसे बनाया? अगर सिर्फ कानपुर की बात करें तो जिस जमीन पर यह आश्रम बना है वो कुछ सरकारी है तो कुछ प्राइवेट, और लोगों का दावा है कि बाबा के भक्तों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। जो आश्रम तोमर साहब रहा थे उन्होंने गल्ला मंडी में, अच्छा, उसी ने बनवाया है। हाँ। और जबरदस्ती भी बनाया है, इसका लिखा पढ़ी नहीं है, कागज दिखाओ हमें। ये जमीन जो है, हाँ, जबरिया मतलब कब्जा? हाँ, जबरिया का कब्जा था। यहाँ के बाबा कौन है? बाबा है कहाँ? बाबा वही है नहीं, इस आश्रम में जो बोलते हैं आगे वही बाबा बनाए हैं। जब गांव वालों ने कब्जे का विरोध किया तो बाबा के अनुयायियों ने दावा किया कि आश्रम बन जाएगा तो गांव से भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाएगी, गांव से महामारी और बीमारी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि जैसे सत्संग में पानी के नाम पर चमत्कार दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही जमीन के अंधविश्वास का खेल खेला गया। और अब आश्रम बन जाने के बाद गांव वालों को आश्रम के सामने वाली सड़क से भी नहीं निकलने दिया जाता है। उन्हें खेत से ही आने जाने के लिए डराया धमकाया जाता है। जो यहाँ जुड़े हुए हैं एक आध व्यक्ति, उनको छोड़ के किसी को यहाँ संरक्षण नहीं है। यहाँ पे गांव वालों को? हाँ। कैसे संरक्षण नहीं है? मतलब जैसे हम लोग गेट के अंदर नहीं जा सकते नहीं। अच्छा। हाँ। अब गेट के अंदर जाएं तो उसमें प्रतिबंध है इन सेवाकारों का। अच्छा। क्यों? तुम सेवादारी में जुड़े हो? तो हम लोग कहते हैं नहीं जुड़े, तो कहते हैं तुम गेट के अंदर नहीं जाओगे। अब ये बताओ, जब हम लोग सेवाकारी में नहीं जुड़े हैं तो क्या अगर परमात्मा है साकार विश्वरी तो उनके परमात्मा के दर्शन करने में कोई रोक नहीं? कोई रोक नहीं होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए। तो गांव वालों को रोक है। हाँ। हमारी पड़ताल जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है वो ये कि पूरा आश्रम सेवा से बना है। मतलब ये कि आश्रम के निर्माण में मजदूरी के नाम पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। उनका स्पष्ट कहना है कि बाबा का ये जो आश्रम है ये 3 से 4 साल पहले ही ये बना हुआ है और इसको बनाने में कोई भी लागत नहीं आई है, क्योंकि उनके जो सेवादार थे उन्होंने ही यहाँ पर सेवा करी है और सेवा में उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं करा है। और इस आश्रम में एक ये भी बड़ी बात है कि बाबा यहाँ आज तक कभी भी इस आश्रम में नहीं आए हैं। सेवा के नाम पर सूरजपाल के अनुयायी ही सारा काम करते थे। बाबा के भक्त ही सेवा के नाम पर ईंट, सीमेंट, मोरंग और अन्य चीजें ढोकर निर्माण कर रहे थे। मिस्त्री से लेकर बिजली की फिटिंग का सारा काम सेवा के नाम पर हुआ है। मतलब ये कि नारायण साकार हरि सेवा के नाम पर अनुयायियों से फ्री में मजदूरी का काम करवाता था। सेवा के नाम पर भी जमीन और दान से पैसों का जुगाड़ करता था।
और सेवा के नाम पर ही निर्माण की सामग्री भी जुटाई जाती थी। साकार हरि ने आश्रम का खर्च चलाने के लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। हर मंगलवार को यहाँ दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दावा तो ये भी है कि बिहार और बंगाल से भी लोग यहाँ बस में भरकर दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के लिए आने वाले लोग गेट के बाहर बने पूजा स्थल पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। जो आश्रम के अंदर जाने की इच्छा रखता है उससे 200 रुपए एंट्री फीस लेकर आश्रम के अंदर जाने का मौका दिया जाता था। मतलब ये कि सूरजपाल ने न सिर्फ अपना माया जाल फैलाया बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो चाहे कहीं भी रहे लेकिन हर आश्रम पर भीड़ जुटती रहे, पैसा आता रहे। और इसी प्लानिंग से उसने अपना 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। कासगंज, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, नोएडा और आगरा ये सब सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के आश्रम हैं। ये सारे आश्रम कई बीघा जमीन पर फैले हुए हैं। बाहर से देखने में ऐसा लगता है मानो किसी राजा या महाराजा का पैलेस। वैसे तो ये सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम है, लेकिन असल इन सब पर कब्जा सूरजपाल का ही है। सूरजपाल इन आश्रमों में रहे या ना रहे, लेकिन इसके भक्तों के दिन की शुरुआत इसके आश्रम पर माथा टेक कर ही होती है। इसी अंधभक्ति ने सूरजपाल सिंह जाटव को नारायण साकार हरि बना दिया। आगरा के शाहगंज में इस वक्त हम एसपी सिंह के घर पर मौजूद हैं। एसपी सिंह यानी कि सूरजपाल उर्फ हरि नारायण बाबा। ये बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से यानी कि 20-25 साल पहले इसी घर से सूरजपाल यानी कि एसपी सिंह बाबा की शुरुआत हुई थी जब वो यूपी पुलिस में नौकरी किया करते थे। इलाके के लोगों के मुताबिक पहले साइकिल पर वो नौकरी के लिए जाया करते थे, फिर उन्होंने स्कूटर लिया, कुछ सत्संग से वो जुड़े और उसके बाद उनके साथ 5 लोगों से शुरुआत हुई। उनकी अपनी सत्संग की 5 से 10 लोग हुए और फिर उनका धीरे धीरे साम्राज्य जो है वो बढ़ता चला गया। अभी जो इनका घर है ये बताया जा रहा है पिछले 1 साल पहले जो उनके भक्त हैं उन्होंने ही इस घर को तैयार किया था। फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो उनके भक्त हैं जिनको विश्वास है बाबा के ऊपर वो यहाँ पर आते रहते हैं और इस घर के बाहर ही अपना मत्था टेक कर चले जाते हैं। अंदर की तरफ जो है अंदर एक कुटिया बनी हुई है, सामने एक बरांडा है जहां पर बाबा यानी कि एसपी सिंह सूरजपाल की एक तस्वीर लगी हुई है जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर अभी भी आते हैं। बाबा अपने आगरा वाले घर में नहीं रहता, कानपुर वाले आश्रम में वो कभी गया नहीं। सवाल ये कि बाबा का मेन ठिकाना कहाँ है? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों से समझिए। मैनपुरी के इस गोल्डन गेट व्हाइट हाउस को देखिए। बाहर से ये महल देखने में जितना भव्य नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा भव्य इसे अंदर से बनाया गया है। कथावाचक सूरजपाल जब यूपी में रहता था तो इसी मैनपुरी के महल में रहता था, जो कहने के लिए तो आश्रम है लेकिन इसे बनाया एक लग्जरियस होटल की तरह गया है। आश्रम के अंदर बाबा के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाली फुल अरेंजमेंट है। आश्रम के अंदर घुसते ही बड़ा सा लॉन है। मुख्य भवन तक जाने के लिए रास्ता है जिसे सजाया गया है। रास्ते से ठीक सटा हुआ बगीचा है। मैनपुरी के बिछुआ का ये आश्रम 21 बीघा में फैला हुआ है। इसकी कीमत कुल मिलाकर 4 करोड़ बताई जा रही है। आश्रम के मुख्य भवन में बाबा के लिए 6 कमरे रिजर्व रखे गए हैं। इन कमरों में 5 स्टार होटल वाली सभी सुविधाएं हैं। इन कमरों में बाबा के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। 6 कमरे कमिटी और सेवादारों के लिए बनाए गए हैं। एक टिन शेड डाला गया है जहां खाना बनाया जाता है। 21 बीघे में फैले इस आश्रम का मालिक सीधे तौर पर भोले बाबा यानी सूरजपाल नहीं है। ये राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। आश्रम के मुख्य गेट पर इसके निर्माण में दान देने वाले 200 लोगों के नामों की सूची है। इसमें सबसे अधिक 2.5 लाख और सबसे कम 10,000 का दान दिया गया है। इस वक्त हम मैनपुरी में बाबा के मुख्य आश्रम के बाहर मौजूद हैं और ये बाबा का वो साम्राज्य है जो बाबा ने मैनपुरी में बनाया हुआ है। आप देखिए गोल्डन कलर का विशालकाय गेट और ऊंची ऊंची दीवारें हैं इस आश्रम की। इतना ही नहीं, बाबा को चंदा या फंडिंग देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो यहां पर एक जो है बड़ी लंबी फहरिस्त लगी हुई है चंदा देने वालों की और उनके नाम, उनके एड्रेस और साथ में उन्होंने कितना पैसा जो है आश्रम को दिया है ये साफ साफ लिखा है।
कोई भी जो दान है या फिर कोई भी जो फंडिंग है वो 10,000 रुपए से नीचे नहीं है और ये फंडिंग लाखों रुपए में भी की गई है। फिलहाल ये जो लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 200 लोगों के यहां पर नाम लिखे हैं। आप ये देखें कि 200 लोगों के यहां पर नाम लिखे हुए हैं और करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो बाबा को इन अपने अनुयायियों से, अपने सेवादारों से और अपने फॉलोअर से इसी तरह मिलता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं पर 20,000, कहीं 31,000, कहीं 70,000, कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 2.5 लाख। तो इस तरह का जो है चंदा लगातार बाबा के आश्रम को मिल रहा है।